आइए अब हम कुछ एरोमेटिक अमाइंस का नामकरण सीखते हैं। एरोमेटिक अमाइंस में सबसे सरल अमाइन जो होगा वो इसमें एक बेंजीन रिंग उपस्थित होगी। जैसे कि आप संरचना देख रहे हैं, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है जिसके एक हाइड्रोजन को एक NH2 समूह एमिनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो संरचना होती है इसका सामान्य नाम होता है एनिलीन, और यह जो सामान्य नाम है यह IUPAC पद्धति में भी स्वीकार्य है। यदि जब हम इसका IUPAC पद्धति में नामकरण करेंगे तो चूंकि यहाँ पर हम जो हाइड्रोकार्बन का नाम है वो पहले लिखते हैं और उसके बाद एमाइन उसके पीछे सफिक्स के रूप में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा बेंजीन अमाइन। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन रिंग में NH2 क्रियात्मक समूह के अलावा कोई और प्रतिस्थापी भी उपस्थित है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि NH2 समूह के साथ आर्थो पोजीशन पर एक मिथाइल समूह उपस्थित है। यहाँ पर जब आर्थो पोजीशन में NH2 समूह के साथ मिथाइल समूह उपस्थित होता है तो इसका नाम होता है आर्थोटालुडीन। और इसका जब हम IUPAC पद्धति में नामकरण करेंगे तो पहले हम यहाँ पर जो प्रतिस्थापी तथा क्रियात्मक समूह उसका क्रमांकन करेंगे कार्बन परमाणुओं का। तो यहाँ पर जो पहला नंबर होगा वह हम NH2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे देंगे, और जो मिथाइल समूह है उसे उस कार्बन को दूसरा क्रमांक देंगे। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2-मेथाइल एनिलीन, या फिर इसे हम 2-मेथाइल बेंजीन एमीन भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अब मान लीजिए कि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से जो NH2 समूह जुड़ा हुआ है उसके दोनों हाइड्रोजन भी एल्काइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एमाइन के दोनों हाइड्रोजन हैं वो मिथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हैं। तो यहाँ पर भी चूंकि यहाँ पर दोनों मिथाइल समूह नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, अतः उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम वहाँ पर NN का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन से ही दोनों मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, और इनकी संख्या 2 है इसलिए हम इसमें पूर्व लग्न डाई का भी उपयोग करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल एनिलीन। ये हम सामान्य नाम में लिखेंगे। और जब इसका हम IUPAC पद्धति में नाम लिखेंगे तो यहाँ पर वही रहेगा, केवल अंत में हम बेंजीन अमीन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा NN डाई मिथाइल बेंजीन अमीन। अब इसी तरह से मान लीजिए कि जो नाइट्रोजन समूह से जुड़े हुए दोनों समूह मिथाइल ना होकर एक मिथाइल समूह हो और एक एथाइल समूह हो, यानी कि मिश्रित एरोमेटिक एमीन यहाँ पर हो, तो वहाँ पर भी हम जानते हैं कि जो प्रतिस्थापी होंगे उन्हें हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। तो वहाँ पर इसका नाम हो जाएगा N-एथाइल N-मेथाइल बेंजीन एमीन, एरोमेटिक नाम हो जाएगा। और यदि हम IUPAC पद्धति में लिखते हैं तो वहाँ पर हम N-एथाइल N-मेथाइल एनिलीन का उपयोग करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए कुछ अन्य प्रतिस्थापी भी उपस्थित हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एरोमेटिक रिंग में NH2 समूह के पैरा पोजीशन पर एक ब्रोमो उपस्थित है। तो यहाँ पर भी उससे हम अल्फ़ाबेटिकली पहले कार्बन की नंबरिंग करेंगे और फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पर जो एमीन समूह है उसके कार्बन को पहला अंक दिया जाएगा, और इस तरह से जो ब्रोमो समूह है उसे हम चौथा नंबर देंगे। तो इस तरह से जब हम इसका सामान्य नामकरण करेंगे तो यहाँ पर एमीन के सापेक्ष यहाँ पर जो ब्रोमो है वो पैरा पोजीशन पर है, तो सामान्य नाम में हम पैरा प्रीफिक्स का उपयोग करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। जबकि IUPAC पद्धति में नामकरण लिखते समय हम इसमें लिखेंगे, पोजीशन दर्शाएंगे 4 ब्रोमो, क्योंकि जो ब्रोमीन है वो चौथे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ब्रोमो बेंजीन एमीन। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण दे सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन के साथ जो
NH2 जुड़ा हुआ है उसके आर्थो पोजीशन में एक एथाइल समूह भी है और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर एक ब्रोमो समूह भी उपस्थित है। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम प्रतिस्थापियों को लिखेंगे। तो इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो होगा 4 ब्रोमो 2 एथाइल एनिलीन, जबकि IUPAC पद्धति में हम यहाँ पर बेंजीन एमीन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 एथाइल बेंजीन एमीन। तो इस तरह से प्रतिस्थापियों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखते हुए हम इनका नामकरण करते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला दिखाई दे रही है, जिसमें कि पहले नंबर के कार्बन से एमीन NH2 समूह जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे नंबर के कार्बन से एक एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग होगी वह भी प्रतिस्थापी के रूप में लिखी जाएगी और जो कार्बन है उसका कार्बन परमाणुओं का जो क्रमांक हम देंगे वो नाइट्रोजन जैसे एमीन समूह जुड़ा हुआ है उधर से शुरू करेंगे और पहला नंबर देंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से 4 कार्बन की हमें श्रृंखला मिलेगी। जब हम इसका नामकरण करेंगे तो चूंकि एमीन समूह पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर एरोमेटिक रिंग उपस्थित है, तो इसका नामकरण जो होगा वो हो जाएगा 2 फेनाइल ब्यूटेन एमीन। इस तरह से हम इसका नामकरण करेंगे। तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड के नामकरण की प्रक्रिया। इसके आधार पर हम बहुत सारे एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एमीन्स का नामकरण कर सकते हैं। नामकरण जान लेने के बाद अब हम एमाइंस के प्रिपरेशन, उनको बनाने की विधियों के विषय में जानेंगे। एमीन्स को बनाने की बहुत सी विधियां हैं, जिसमें बहुत सारी विधियां इनकी रिडक्शन मेथड के अंतर्गत आती हैं, अपचयन विधियों के अंतर्गत आती हैं और बहुत सारे भिन्न भिन्न कंपाउंड्स के अपचयन के द्वारा हम एमाइंस प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड के अपचयन के द्वारा हम एमाइंस किस तरह से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम देखें नाइट्रो कंपाउंड्स, ये एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड भी हो सकते हैं और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड भी हो सकते हैं। इनकी संरचना हम जानते हैं, जैसे कि एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम सामान्य सूत्र लिखते हैं RNO2 और हम संरचना देख के ही समझ सकते हैं कि यदि हमें इन्हें एमीन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ O2 है उसे हटाकर यहाँ पर हमें हाइड्रोजन लाना होगा और ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, यही अपचयन प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उपयोग होने वाले भिन्न भिन्न रीजन्स, अपचायकों की, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपचायक के द्वारा हम यहाँ पर रिडक्शन अभिक्रिया, अपचयन की क्रिया कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास है नाइट्रो कंपाउंड, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। सबसे पहले हम इनके उत्प्रेरकीय अपचयन के द्वारा या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा इनका अपचयन कर सकते हैं और इसके लिए हम निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम इनके साथ हाइड्रोजनीकरण की क्रिया करते हैं। जैसे RNO2, ये हमने एल्किल नाइट्रो कंपाउंड लिया हुआ है और जब इसकी क्रिया हम निकेल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम धातुओं के साथ की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राथमिक एमीन RNH2 प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर नाइट्रो एथेन लेते हैं CH3CH2NO2 और जब इसकी क्रिया हम निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो जो नाइट्रो समूह है वह अपचयित होकर हमें एमाइन में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह से हमें CH3CH2NH2 यहाँ पर एथेन अमाइन प्राप्त होगा। इसके अलावा जो अपचयन की प्रक्रिया है उसके लिए हम दूसरे अपचायकों का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक्टिव मेटल्स जैसे कि टिन हुआ, आयरन हुआ या जिंक हुआ,
इसकी उपस्थिति इनके साथ सांद्र HCl लेकर भी इनका अपचयन करवा सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो सक्रिय धातुएं होती हैं, अम्ल के साथ जब इनकी क्रिया होती है तो ये हाइड्रोजन रिलीज करती हैं और इसके द्वारा हम अपचयन की क्रिया करा सकते हैं। तो यहाँ पर भी यदि हम एक एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन का उदाहरण ले सकते हैं। यदि हम नाइट्रोबेंजीन लेते हैं और यहाँ पर क्रिया कराते हैं किसी भी सक्रिय धातु या टिन की उपस्थिति में सांद्र HCl ले लें या फिर आयरन की उपस्थिति में सांद्र HCl ले लें, तो हमें यहाँ पर एरोमेटिक एमाइन यानी कि नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। लेकिन इन सभी जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर जो उपयोग में लाया जाता है वह होता है यहाँ पर आयरन Fe के साथ सांद्र HCl की उपस्थिति। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो अभिक्रिया होती है यहाँ पर जब आयरन और HCl की क्रिया होती है तो आयरन यहाँ पर फेरस क्लोराइड FeCl2 में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन का उपयोग अपचयन के लिए हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो FeCl2 बनता है, यह FeCl2 यहाँ पर इसका जल अपघटन होता है या हाइड्रोलिसिस के द्वारा यह FeOH होल ट्वाइस यानी कि फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ हमें मिलती है HCl जो कि हमारा अभिकर्मक रिएजेंट है। तो इस तरह से केवल अभिक्रिया के शुरुआत में ही हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग थोड़ी सी मात्रा का उपयोग करना पड़ता है और बाद में अभिक्रिया में बनने वाली जो HCl है उसके द्वारा ही अभिक्रिया आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएजेंट की कम मात्रा से ही हमें अधिक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं और इसीलिए औद्योगिक तौर पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यह है नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन के द्वारा एमाइंस को प्राप्त करने की विधि। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी अपचयन की विधि। दूसरी विधि है एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन, अमोनिलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अब हम देखें एल्किल हैलाइड क्या है। हमने जाना कि RX यानी कि जो एल्केन हैं उनके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को जब हम हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। और हमने जो हेलो एल्केन लेसन जब पढ़ा था उस समय भी हमने जाना था कि ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं या एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण कंपाउंड्स होते हैं जिनका उपयोग बहुत सारे यौगिकों के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम एमाइंस को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एल्किल हैलाइडों का उपयोग करते हैं। एल्किल हैलाइड जैसे हम सामान्य सूत्र RX के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जब इसकी क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर हम देखें कि जो RX में से हैलोजन परमाणु होता है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यह RX के इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेकर आसानी से यहाँ से हट सकता है और इसीलिए इस क्रिया के द्वारा हम यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवा पाते हैं। और इस तरह से जब यहाँ पर एमीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से या फिर एरोमेटिक हैलाइड से होती है तो यहाँ पर कार्बन और हैलोजन बंध का विदलन होता है और यहाँ से हैलोजन जो है वो बाहर निकल जाता है जबकि यहाँ उसकी जगह पर एक NH2 समूह जुड़ जाता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम देखें कि ये जो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अमोनिया के द्वारा अमोनिया अणु के द्वारा कार्बन हाइड्रोजन बंध का जो विदलन होता है उसे ही हम यहाँ पर अमोनीकरण या अमोनी अपघटन कहते हैं या अमोनोलिसिस कहते हैं। यहाँ पर जो अमोनिया है NH3 है, हम जानते हैं इसमें नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है और इसीलिए यहाँ पर यह एक नाभिक रागी की तरह कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक एलिफेटिक एल्किल हैलाइड लेते हैं RCH2X।
और जब इसकी क्रिया हम अमोनिया से कराते हैं NH3, जिस पर नाइट्रोजन के ऊपर के पास 2 लोन पेयर हैं, और हम जानते हैं कि जो एल्किल हैलाइड हैं उसमें हैलोजन पर थोड़ा सा स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि कार्बन पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन देकर ये कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पर चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, और इस तरह से यहाँ पर जो कार्बन और हैलोजन का बंध है वहाँ पर विदलित होता है, और जो हैलोजन परमाणु है कार्बन हैलोजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेकर X- के रूप में यहाँ से पृथक होता है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए जो एक माध्यमिक संरचना बन जाएगी उसमें हमारे पास RCH2 है, और साथ ही साथ यहाँ पर NH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन के साथ 5 बंध बन रहे हैं, और ऐसी स्थिति में यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ से HCl के रूप में, और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वह प्राप्त होगा RCH2NH2। और ये जो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है वह X- यानी कि हैलोजन के साथ मिलकर यहाँ पर ये HX बना लेगा। जैसे कि यहाँ पर हम एरोमेटिक हैलाइड के द्वारा भी इस उदाहरण को समझ सकते हैं। यदि हम यहाँ पर लेते हैं C6H5CH2X, तो वहाँ पर भी जब इसकी अमोनिया के साथ क्रिया होगी तो जो अमोनिया NH2 समूह है वह कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और हमें प्राप्त होगा यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक ArCH2NH2 समूह, और साथ ही साथ जो अमोनिया से एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है वह हैलोजन के साथ मिलकर HX बना लेगा। इसी तरह से यहाँ हम एक उदाहरण के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एथाइल क्लोराइड यहाँ पर, या क्लोरोएथेन C2H5Cl, और जब हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया NH3 के साथ कराएंगे तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा एथेनामीन C2H5NH2, और साथ में हमें मिलेगा HCl। लेकिन यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राथमिक एमीन हमें मिला C2H5NH2, और यहाँ पर जो एमीन समूह है उसमें अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर उपस्थित है। तो ये जो प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ है यह पुनः नाभिक रागी की तरह व्यवहार कर सकता है। अब यहाँ पर 2 स्थिति हो सकती है। हमने जो रिएजेंट लिया है एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड और साथ ही साथ अमोनिया, तो हमने इसमें यदि अमोनिया की मात्रा अधिकता में लेते हैं, अमोनिया अधिक मात्रा में लेते हैं, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है प्राप्त होता है वह प्राथमिक एमीन ही मिलता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर एल्किल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड को एक्सेस में अधिकता में ले लेते हैं तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है केवल प्राथमिक एमाइन बनाकर रुकती नहीं है, यह अभिक्रिया आगे भी होती रहती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ये प्राथमिक अमाइन मिला C2H5NH2, यहाँ पर अब दूसरा एल्किल हैलाइड यहाँ पर आ जाएगा। जैसे दूसरा एल्किल हैलाइड यहाँ पर आ गया C2H5Cl, तो पुनः यहाँ पर जो एल्किल समूह है C2H5 समूह है वह पुनः नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि जो NH2 समूह का जो एक हाइड्रोजन है वह अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, और यह फिर जो एल्किल हैलाइड के जो हैलोजन यानी कि यहाँ पर जो क्लोरीन परमाणु था उसके साथ जुड़कर यह HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। और इस तरह से हमें जो नया एमाइन प्राप्त होगा वो होगा द्वितीयक एमाइन, जिसका यहाँ पर हम देख रहे हैं N-एथाइल एथेनामीन। यहाँ पर हमें द्वितीयक एमाइन प्राप्त होगा। अभी अब यहाँ पर देखें कि जो द्वितीयक एमाइन मिला है इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर उपस्थित हैं, इसलिए यह भी एक नाभिक रागी की तरह व्यवहार करेगा और आगे एल्किल या एरिल हैलाइड के तीसरे अणु के साथ क्रिया करेगा। और इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर पुनः जो नाइट्रोजन का जो अंतिम या तीसरा जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ वह बाहर निकल जाएगा और ये C2H5 यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा।
और इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर हमें तृतीयक एमाइन मिल जाएंगे। तो इसका जो नाम होगा यहाँ पर होगा NN डाई एथाइल एथेनामीन। तो इस तरह से हमें तृतीयक एमाइन प्राप्त हुआ है। यह भी क्रिया यहाँ पर भी नहीं रुकेगी। इसके बाद एक और एल्किल या एरिल हैलाइड का अणु यहाँ पर अभिक्रिया करेगा और हमें यहाँ पर चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर टेट्रा एथाइल, क्योंकि अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है और इसलिए यदि यहाँ पर एक अल्काइल समूह जुड़ता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो यहाँ पर यहाँ हैलोजन जो निकला हुआ है Cl माइनस, ये यहाँ पर दोनों आबंध के रूप में आकर्षण बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे और इस तरह जो संरचना मिलेगी उसे हम कहेंगे टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये साल्ट के रूप में उपस्थित होगा, तो जिसे हम चतुष्क अमोनियम लवण भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ये जो अभिक्रिया है इसका एक ड्रॉबैक यह है कि यहाँ पर हमें केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त नहीं होते, यहाँ पर हमें द्वितीयक तृतीयक एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है जिनका सेपरेशन एक कठिन कार्य होता है। इसीलिए यह विधि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है एमाइन के फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ हम देखें कि यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड हैं, यदि हम इनके रिएक्टिविटी का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होगा, जिसके साथ अभिक्रिया तेज़ी से होगी, वो होता है एल्किल आयोडाइड। RI सबसे ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया देगा, उसके बाद होगा RBr और सबसे कम यहाँ पर होगा RCl। और यहाँ पर RF का उपयोग हम नहीं करते हैं क्योंकि RF में जो बंध की वियोजन ऊर्जा है बहुत ज़्यादा होती है, तो सामान्य ताप पर यह अभिक्रिया नहीं होती है। और RI की रिएक्टिविटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि हम जानते हैं कि जो यहाँ पर आबंध वियोजन ऊर्जा इसकी सबसे कम होती है क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बीच का जो आबंध है वो काफ़ी आबंध लंबाई अधिक होती है और जहाँ पर आबंध लंबाई अधिक होती है तो वहां पर वियोजन ऊर्जा कम होती है और इसीलिए यह आसानी से ब्रेक होकर टूटकर यहाँ से हैलोजन पृथक हो सकता है और इसीलिए यह तेजी से अभिक्रिया करेगा। तो इस तरह से हम देखें कि एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन से हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक या फिर चतुष्क अमोनियम लवण के मिश्रण प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एल्किल नाइट्राइलों के अपचयन के द्वारा एमीन का फॉर्मेशन। चूँकि यह भी एक अपचयन अभिक्रिया है तो यहाँ पर भी हमें उपयुक्त अपचायकों का उपयोग करना होता है। यदि हम एल्किल नाइट्राइलों की संरचना देखें तो इन्हें हम सामान्य सूत्र RC ट्रिपल बॉन्ड N के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस संरचना से स्पष्ट है कि यदि हमें एल्किल नाइट्राइलों को एमीन में कन्वर्ट करना है तो हमें कार्बन को भी हाइड्रोजन देना होगा और साथ ही साथ नाइट्रोजन को भी हाइड्रोजन देना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन यहाँ करना होगा और इसके लिए हमें उपयुक्त अपचायक का उपयोग करना होगा। तो हम जानते हैं कि बहुत अच्छा जो अपचायक होता है वह होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया जब हम एल्किल नाइट्राइल से कराते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन है उससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और नाइट्रोजन है उससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और इस तरह से हमें RCH2NH2 प्राथमिक एमाइन प्राप्त होते हैं। और इसका जब रिडक्शन हम कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो हमें यहाँ पर एथेनामीन प्राप्त होगा CH3CH2NH2। इसी तरह से यहाँ पर हम लें कि ये जो अपचयन की क्रिया है हम यहाँ पर दूसरे अपचायकों के द्वारा भी करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम निकिल, पैलेडियम या प्लैटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के द्वारा क्रिया कराकर भी हम यहाँ पर अपचयन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अल्कोहलिक सॉल्यूशन में सोडियम अमलगम के द्वारा भी अपचयन की क्रिया कराई जाती है और यहाँ पर भी हमें जो एल्किल नाइट्राइल हैं उनके द्वारा हमें प्राथमिक एमाइन प्राप्त होते हैं। एक और विधि है
यहाँ पर यदि हम एल्किल आइसोसाइनाइड का उपयोग करते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड की संरचना हम देखें तो यहाँ पर होगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। यदि हम इनका अपचयन निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम या के की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो यहाँ पर हमें द्वितीयक एमाइन प्राप्त होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि हम लेते हैं CH3CH2NC, यहाँ पर हम अभिकारक के रूप में ले रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम इनका अपचयन कराएंगे तो हमें उत्पाद के तौर पर प्राप्त होंगे CH3CH2NHCH3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें द्वितीयक एमाइन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से एल्किल नाइट्राइलों के अपचयन के द्वारा हम बहुत ही आसानी से एमाइंस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे अच्छा जो अपचायक होता है वह होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर हम बता दें कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसमें लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज होता है। यदि हम इसकी संरचना देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम पहले के बाहरी कोश में क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से साझा करके इलेक्ट्रॉन बना लेता है, 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से बंध बना लेता है और यह हो जाता है ALH3। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिथियम और हाइड्रोजन दोनों यहाँ पर जुड़ेंगे। तो लिथियम जो होता है वह पहले अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है जिससे हाइड्रोजन माइनस चार्ज वाला हो जाता है और यह फिर एल्यूमिनियम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है जिससे देकर यहाँ पर जुड़ जाता है, जिससे एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस तरह से जब एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज होता है और लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस तरह से इनके बीच आकर्षण बंध बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की संरचना होती है। इसके बाद एक और अपचयन विधि हम देखते हैं जिसमें हम अपचयन करते हैं एमाइडों का। तो यहाँ पर एल्किल एमाइडों के अपचयन के द्वारा भी हम एमाइंस प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे एल्किल एमाइड। एल्किल एमाइड की संरचना हम जानते हैं ये होती है RC⸻O और यहाँ पर कार्बन से जुड़ा होता है NH2 समूह। वास्तव में जो एल्किल एमाइड है यह जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के ही व्युत्पन्न होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल हम जानते हैं RC⸻OOH और जब हम इसका अमोनोलिसिस करते हैं, जब उसकी एमीन के साथ अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं एमाइड, यानी कि RC⸻ONH2। अब जब हम इनका अपचयन करते हैं तो इनके अपचयन के लिए भी हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर हम देखें कि बहुत ही सरल विधि के यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यदि हमें इन्हें एमाइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर जो कार्बन है उसमें से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन को वहाँ से हटाना होगा और वहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ने होंगे। तो इस तरह से जब हम इसकी क्रिया RC⸻ONH2 इसकी क्रिया जब हम कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो यहाँ पर कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है RCH2NH2। प्राथमिक एमाइन हमें प्राप्त होते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा ले सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया है एथेनामाइड, तो यहाँ पर ये इसका सूत्र हो जाएगा CH3C⸻ONH2 और जब इसकी क्रिया हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, इसका जब हम अपचयन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3CH2NH2 यानी कि एथेनामीन। तो इस तरह से एमाइडों के अपचयन के द्वारा भी हम एमाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ये सामान्य अपचयन अभिक्रियाएं हैं और इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया या नेमिंग रिएक्शंस को जानेंगे एमाइन के फॉर्मेशन के लिए जिसका उपयोग किया जाता है और वो है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस।
यहाँ पर जो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण है, वहाँ पर जो गैब्रियल है वो साइंटिस्ट का नाम है, और यहाँ पर जो मुख्य कंपाउंड जिसे हमें अमोनिया फॉर्मेशन के लिए उपयोग करना है वह है थैलीमाइड। और इस तरह से इसको जानने के पहले हम ये जानते हैं कि हम थैलीमाइड किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, जब हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों का अध्ययन किया था उस समय हमने थैलिक एसिड को देखा है। थैलिक एसिड की जो संरचना होती है उसमें हम देख रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग होगी, और इसमें बेंजीन रिंग में आर्थो पोजीशन पर दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं C6H5 ये रिंग हो गई, और इसमें दो पास पास वाले कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े होते हैं। जब इसकी क्रिया हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो अमोनिया है इसमें से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH समूह है वह NH2 समूह के साथ के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जो दोनों ही कार्बोक्सिलिक समूह के जो OH समूह है वह NH2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, और हमें प्राप्त होगा यहाँ पर C6H5 ये रिंग हो गई, और इसके बाद जो आर्थो पोजीशन पर जुड़े होंगे CONH2, और इस संरचना को हम कहते हैं थैलेमाइड। यहाँ पर हम स्पेलिंग को ध्यान देंगे, इसका नाम होगा थैलेमाइड। अब लेकिन जब इसको हम और आगे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ पर जो अमाइड समूह है उसमें से एक समूह से NH2 और दूसरे NH2 का एक हाइड्रोजन, इस तरह से एक अमोनिया NH3 बाहर निकल जाती है, और इस तरह से जो दोनों CO समूह होंगे वो दोनों कार्बोनिल समूह अब केवल एक NH के द्वारा जुड़ जाते हैं, और इस तरह से हमें जो संरचना प्राप्त होगी जिसमें बेंजीन रिंग में आर्थो पोजीशन पर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित है तथा दोनों एक NH के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये जो संरचना बनी, इस संरचना को अब हम कहते हैं थैलीमाइड, और इसी थैलीमाइड जो कंपाउंड है इसी का उपयोग हमें एमाइन फॉर्मेशन के लिए करना है। तो जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है उसमें हम थैलीमाइड को मुख्य अभिकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ इसके बाद जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अंत में हमें प्राथमिक एमाइन प्राप्त होते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि इस अभिक्रिया के द्वारा हम केवल प्राथमिक एमाइन ही प्राप्त कर सकते हैं, और प्राथमिक एलिफेटिक एमाइन ही प्राप्त कर सकते हैं, इससे हम एरोमेटिक एमाइन भी प्राप्त नहीं करेंगे। यहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी, यहाँ पर हम ले रहे हैं थैलीमाइड, और थैलीमाइड की क्रिया जब हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो थैलीमाइड का हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसे हमें यहाँ से हटाना होता है। तो जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से जो पोटेशियम है वो नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ जाता है, और हम जानते हैं कि पोटेशियम के साथ जुड़ा, पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है और OH पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह है, वह हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है, और यहाँ पर वाटर, पानी के रूप में वो निकल जाता है, और साथ ही साथ जो पोटेशियम है वह नाइट्रोजन के द्वारा यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमें जो नया कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसे हम कहेंगे पोटेशियम थैलीमाइड, या यहाँ हम कहें थैलीमाइड का पोटेशियम साल्ट यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसकी क्रिया, ये जो हमें साल्ट प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया हम आगे एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, और यहाँ पर हम एल्किल आयोडाइड ले सकते हैं जैसे कि C2H5I। इसकी क्रिया जब हम यहाँ पर कराएंगे तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर आयोडाइड या हैलोजन है, मान लीजिए यहाँ पर आयोडाइड है तो यह नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर जो पोटेशियम थैलीमाइड में जो पोटेशियम है वो पॉजिटिव चार्ज है, और हम जानते हैं कि इनकी काफ़ी एफिनिटी होती है प्रथम समूह के जो तत्व होते हैं और हैलोजन के बीच। तो ये यहाँ पर Ki के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो आयोडाइड आयन है वह पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम आयोडाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, और जो एल्काइल समूह है जो यहाँ पर हमें मिल रहा है वह नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ जाएगा, और यही
स्थिति तक हमें पहुंचना है। तो यहाँ पर जो C2H5 है इसके द्वारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो संरचना मिल रही है वो इस प्रकार से होगी, जिसमें एरोमेटिक रिंग आपको दिखाई दे रही है और जिसमें C जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और दोनों ही आर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O, और साथ ही साथ इसमें दोनों जुड़े हुए नाइट्रोजन के द्वारा, और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है एल्काइल समूह C2H5 के द्वारा। अब अंत में यहाँ पर हम इसका क्षारीय हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पर क्षारीय अपघटन करेंगे, और क्षारीय अपघटन करने पर जब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा तो हम यहाँ पर बता दें कि जो कार्बन और नाइट्रोजन है उनके बीच का बंध टूटेगा, और यहाँ पर जो कार्बन की तरफ यहाँ पर OH समूह चला जाएगा, और जल का और जो हाइड्रोजन है वह एल्काइल समूह की तरफ नाइट्रोजन के द्वारा के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो संरचना हमें प्राप्त होगी वो होगी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है आर्थो पोजीशन पर COOH COOH। यहाँ पर थैलिक अम्ल हमें पुनः प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम बता दें क्योंकि यहाँ पर क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस हुआ है, इसलिए थैलिक अम्ल न प्राप्त होकर हमें उसका सोडियम लवण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें थैलिक एसिड का सोडियम लवण प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और इस तरह से हमें प्राथमिक एमाइन प्राप्त होगा RNH2। तो इस तरह से हम 3 स्टेप में, पहले स्टेप में हमें थैलीमाइड की क्रिया क्षार के साथ करानी है, और उसके बाद जो पोटेशियम थैलीमाइड यदि हमें प्राप्त होता है या थैलीमाइड का जो साल्ट हमें मिल रहा है उसकी क्रिया फिर हम एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, और एल्किल हैलाइड के साथ जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके बाद जो हमें योगात्मक उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है उसकी फिर हम क्षारीय हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो उसके द्वारा हमें थैलिक एसिड का जो साल्ट प्राप्त होगा, और साथ ही साथ हमें RNH2 प्राइमरी एमाइन प्राप्त होंगे। तो ये लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम प्राथमिक एमाइन प्राप्त कर सकते हैं, और प्राथमिक एमाइन प्राप्त करने की ये बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर हम केवल एलिफेटिक प्राथमिक एमाइन ही प्राप्त कर सकते हैं, एरोमेटिक प्राथमिक एमाइन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं तो एरोमेटिक हैलाइड में कभी भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि यदि हम लेते हैं मान लीजिए C6H5Cl, तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, और यहाँ पर जो क्लोरीन और कार्बन के मध्य यहाँ पर द्विबंध आ जाता है, और ये द्विबंध को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, और इस स्थिति में जो एरोमेटिक हैलाइड होते हैं उनमें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है, और इसीलिए इस विधि के द्वारा हम एरोमेटिक प्राथमिक एमाइन भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसके द्वारा हम एमाइन्स प्राप्त करते हैं, और वो है, आइए अब हम जानते हैं एमाइन प्रिपरेशन की एक और महत्वपूर्ण विधि जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर आपको नाम देखकर ही इससे काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाता है अभिक्रिया के बारे में। यहाँ पर हाफमैन है यहाँ साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने इस अभिक्रिया को दिया है। इसके बाद यहाँ पर है ब्रोमोमाइड। यहाँ पर यानी कि इस अभिक्रिया में हमें ब्रोमीन का आणविक ब्रोमीन का उपयोग करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर एमाइड का उपयोग करना है। साथ ही साथ यहाँ पर है डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी हम एमाइड उपयोग करते हैं उससे बनने वाला जो प्राइमरी एमीन है उसमें एक कार्बन की कमी होती है, और यह अभिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभिक्रिया के द्वारा हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही प्रकार के प्राइमरी एमीन का विरचन या प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में।
तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर जो हमारा मुख्य क्रियाधार होगा या सबस्ट्रेट होगा वो होगा एमाइड। तो यहाँ पर एमाइड जिसका सूत्र हम इस तरह से लिखेंगे RC≡O, और यहाँ पर कार्बन से ही जुड़ा होगा NH2। यह है यहाँ पर एमाइड, और इसकी क्रिया हम कराते हैं आणविक ब्रोमीन यानी कि Br2, और यहाँ पर हम जो ब्रोमीन है उसके केवल एक ही मोल का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो माध्यम रखा जाता है वह है क्षार, और यहाँ पर इसके लिए हम या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रख सकते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख सकते हैं, कोई भी क्षार यहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो एमीन बनता है, तो यहाँ पर एमाइड की संरचना देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर RC≡O NH2 है, और एमाइन जब हम लिखते हैं तो उसमें सूत्र होता है RNH2। यानी कि हमको करना ये है कि जो एमाइड के बीच में C≡O समूह है उसे यहाँ से हटाना है, और इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा RNH2। साथ ही साथ चूंकि हम यहाँ पर ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं और क्षार भी सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लीजिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 मोल जो ब्रोमीन है उसके 2 मोल है, और इसलिए यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड के रूप में ये बाहर निकलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर चूँकि यहाँ पर C≡O है, इसे हमें निष्कासित करना है, तो यह निकलता है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के रूप में, यानी कि Na2CO3 के रूप में ये बाहर निकलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जल के 2 अणु भी बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से यदि हम इस अभिक्रिया को बैलेंस करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर एक सोडियम कार्बोनेट बनता है जिसका सूत्र होगा Na2CO3, यानी कि यहाँ पर 2 सोडियम हमें चाहिए होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो दोनों ब्रोमीन होंगे वो सोडियम ब्रोमाइड के रूप में पृथक होंगे, यानी कि यहाँ पर फिर से हमें 2 सोडियम की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें 4 सोडियम चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो क्षार है उसके 4 मोल का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के पहले 4 नंबर लिख देते हैं। इसी तरह से ब्रोमीन का हमें 1 ही मोल चाहिए, यह आणविक ब्रोमीन यानी कि Br2। साथ ही साथ हम यहाँ पर लेंगे एमाइड। तो इस तरह से जो हमारा बैलेंस इक्वेशन होगा उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें RNH2 होगा, 2NaBr बनेगा, यहाँ पर एक सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनेगा, और यहाँ पर 2 अणु जल के बनेंगे। तो इस तरह से यह अभिक्रिया होती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम एल्किल अमाइड लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया है यहाँ पर एथेनामाइड। अब एथेनामाइड की क्रिया जब हम ब्रोमीन Br2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो हमें एमाइन प्राप्त होगा वह यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3NH2, यानी कि आपको करना है सिर्फ यहाँ पर से C≡O को हटा देना है, और यहाँ पर जो भी एल्काइल समूह है उसको NH2 एमाइन समूह के साथ जोड़कर लिख देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मेथेनामीन प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर पुनः 2NaBr बनेगा, Na2CO3 बनेगा, और 2 अणु जल के बनेंगे। इसी तरह से हम एक उदाहरण यहाँ पर एरोमेटिक अमाइड का भी ले सकते हैं, जिससे हमें एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन प्राप्त होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है बेंजामाइड। बेंजामाइड का सूत्र हम लिखेंगे C6H5 C≡O, और कार्बन से जुड़ा होगा NH2। इस बेंजामाइड की क्रिया जब हम ब्रोमीन Br2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो आप समझ सकते हैं प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। यहाँ पर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा एक NH2 समूह, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी अमीन एनिलीन। तो यहाँ पर हमें एनिलीन मिलेगा, और इस तरह से हम यहाँ पर एरोमेटिक अमीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के द्वारा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी हमें अमाइन मिल रहा है उसमें एक कार्बन कम होता है एमाइड की कंपेयर में। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है जिसके द्वारा हम एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही प्रकार के प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, किस तरह से यहाँ पर अभिकारक जुड़ते हैं और किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि इसकी पूरी रासायनिक जो अभिक्रिया की मैकेनिज्म है उस क्रिया विधि को हम जानते हैं, जिससे ये अभिक्रिया हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं अमाइड,
और एमाइड को यहाँ पर हम लिखेंगे RC≡ON और दोनों H को हम यहाँ पर अलग करके लिख देते हैं ताकि अभिक्रिया को करने में ज़्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आए। तो यहाँ पर हमने N के साथ 2 H यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्षार जो हमने 4 मोल जिसके हम लेते हैं उसका पहला अणु यहाँ पर NaOH का यूज़ होगा। NaOH का काम क्या होता है? NaOH का काम होता है OH माइनस देना। और हम बता दें कि ये जो एमाइड है उसमें नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, और वह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े आसानी से खींच लेता है, जिससे यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन H+ का निष्कासन बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ से जो OH माइनस है क्षार से जो हमें मिला है वह इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर Na+ आयन है वह भी बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से जो पहले हमें अब जो संरचना प्राप्त हो रही है वो हो जाएगी RC≡ON और उससे जुड़ा हुआ है H। अब यहाँ पर हम बता दें N, क्योंकि इसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वह इसे मिल गया है और इसके पास, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर होता ही है, तो यहाँ पर इसके पास चूंकि एक लोन पेयर पहले से है और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े इसे फिर से मिल गए हैं, इसलिए इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव हो जाता है। और इसके बाद अब यहाँ पर जो क्रिया होगी, जो दूसरा हमारा रिएजेंट है ब्रोमीन यहाँ पर आएगा और ब्रोमीन चूंकि इसमें बी और सिंगल बॉन्ड Br यहाँ पर है और यहाँ पर चूंकि ये जो नेगेटिव आयन हमें एमाइड का प्राप्त हुआ है इसकी वजह से, क्योंकि ये ध्रुवी है और इसकी वजह से जो Br2 है उसके बॉन्ड में भी पोलैरिटी आ जाती है, इंड्यूस डाइपोल यहाँ पर आ जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो हेटेरोलिटिक फिजन होता है इस बंध में और दोनों जो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं एक ब्रोमीन की तरफ चल जाते हैं और इससे उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि दूसरे ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यह जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो ब्रोमीन है वही यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। तो अब हम जानते हैं क्योंकि नाइट्रोजन पर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ब्रोमीन पर है पॉजिटिव चार्ज, तो सीधे ये जो ब्रोमीन है वह जाकर नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और जैसे ही ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा यहाँ पर उस पे जो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ से हट जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में अभी भी नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन अभी और जुड़ा हुआ है और ये पहले वाले जो NH2 वाला हाइड्रोजन था उसकी तुलना में और ज़्यादा एसिडिक है। तो इस हाइड्रोजन को भी हमें हटाना है और इसके लिए हमें आवश्यकता होगी पुनः क्षार के एक अणु की। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा अणु आएगा और यहाँ पर उससे प्राप्त जो OH आयन होंगे, OH माइनस आयन होंगे, वह इस हाइड्रोजन को लेकर जल के अणु के रूप में पृथक हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सोडियम Na+ आयन भी बनेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जो दूसरा हाइड्रोजन है वह भी जल के रूप में बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ चूंकि यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकल गया है और इसलिए यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर हम ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक ब्रोमीन है और इसीलिए ये जो स्पीसीज तैयार हो रही है इसे हम कहते हैं ब्रोमामाइड, क्योंकि यहाँ पर एमाइड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इसलिए इस स्पीसीज को कहा जाता है ब्रोमामाइड और इसी वजह से इस अभिक्रिया का नाम भी पड़ा है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब इसके बाद यहाँ पर हम जान रहे हैं कि जो नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव चार्ज है और ये जो इससे जुड़ा हुआ ब्रोमीन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और साथ ही साथ जो ब्रोमीन है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए यह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। और यह हम जानते हैं कि चूँकि यहाँ पर इसके पहले हमने Na+ आयन बाहर निकाला था तो यह उसके साथ मिलकर बना लेगा NaBr। अब यहाँ पर जो हमें स्पीसीज तैयार हुई है वो मिल रही है, उसमें आप देख सकते हैं R
इसके बाद है इसमें C डबल बॉन्ड O और उससे जुड़ा हुआ है N, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर के पास एक अपना लोन पेयर तो है ही, साथ ही साथ इसे एक लोन पेयर मिला हुआ है जिसके कारण इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इस नाइट्रोजन पर यदि हम गौर करें तो हम देखेंगे कि इसके बाह्यतम कोश में चार यानी कि इनके पास दो लोन पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मान लीजिए कार्बन नाइट्रोजन का जो साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह भी इसके साथ गिना जाए तो भी इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कुल 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और इस स्पीसीज को क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके बाह्यतम कोश में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और यह जुड़ा हुआ है एक एसाइल समूह से, C डबल बॉन्ड O समूह से, इसलिए इस स्पीसीज को कहा जाता है एसाइल नाइट्रीन। और यह जो है एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है। तो इसके पहले हमने देखा था, इस अभिक्रिया में पहले एक बना था ब्रोमामाइड जो इंटरमीडिएट था, अब दूसरा इंटरमीडिएट, लेकिन ये इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं है क्योंकि यह स्टेबल नहीं है, बहुत ही अस्थिर होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसे इंटरमीडिएट स्पीसीज कहते हैं। और चूंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यहाँ पर अब इसकी मदद करेगा ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है एल्किल समूह। यहाँ पर एल्किल समूह अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर यहाँ पर माइग्रेट करता है और नाइट्रोजन को से जुड़ जाता है, और यहाँ पर एक इसे हम कहेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। और इस रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप ये जो अभिक्रिया होगी ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है, बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, और इसे हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और इस तरह से जो अब R एल्किल समूह है वो एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से हटकर अब नाइट्रोजन से जाकर जुड़ जाता है, और इस तरह से हमें जो संरचना नई प्राप्त होगी वो हो जाएगी C डबल बॉन्ड O, C से जुड़ा हुआ है N और उसके बाद जुड़ा हुआ है R। और इस प्रकार की ये जो संरचना बन रही है, हम जानते हैं कि RNC ये जो संरचना होती है आइसोसाइनाइड कहलाती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं C से एक ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो ये जो संरचना होगी इसे हम कहेंगे एल्काइल आइसोसाइनेट। यह भी इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, एक माध्यमिक यौगिक है। तो इस तरह से यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है, और इसे फिर से अब आगे हम देखें, इससे हम इस तरह से भी लिख लेते हैं RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हमने देखा कि जो R समूह है ना, जो एल्किल समूह है नाइट्रोजन से जुड़ता है, वैसे ही नाइट्रोजन का एक लोन पेयर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच शिफ्ट हो जाता है, और इस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है। साथ ही साथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच तो डबल बॉन्ड पहले से ही है। तो इस तरह से जो हमें स्पीसीज मिल रही है वो हो जाएगी RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर हम देखें कि अब ये जो जुड़ा हुआ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके दोनों तरफ देखिए, एक तरफ है ऑक्सीजन जो उससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरी तरफ है नाइट्रोजन, वह भी इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पर। अब हम अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने देखिए अभी तक 2 क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल का उपयोग कर लिया है, और हमें यहाँ पर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल का उपयोग और करना है। तो यहाँ पर अब फिर से 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बचे हुए हैं इनका उपयोग होगा, और आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है यहाँ पर आप यदि एमाइन बनाना चाह रहे हैं तो हमें RN आपको दिखाई दे रहा है, और N को चाहिए 2 हाइड्रोजन जो कि इसे क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वह RNH2 हमें प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि C डबल बॉन्ड O है, और इसे यह कार्बोनेट के रूप
रूप में बाहर निकलेगा और इसे चाहिए 2 और ऑक्सीजन, जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो दो यहाँ पर हम क्षार ले रहे हैं उससे 2 ऑक्सीजन और मिल जाएंगे। तो इस तरह से यह कार्बोनेट CO3- के रूप में निकलेगा, जो कि Na+ के साथ जुड़कर Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। और इस तरह से हम पूरी अभिक्रिया में जितने अणुओं का हमने उपयोग किया था वो सभी का उपयोग करके हम अपने फाइनल प्रोडक्ट यानी कि एमाइन, प्राइमरी एमाइन की तरफ पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से यह अभिक्रिया होती है और ये बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है, जिसके द्वारा हम एमाइड का, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों अमाइड का उपयोग करके हम एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन प्राप्त कर लेते हैं।